हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत क्लियरली बोला है कि मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, या मुझे टाइम टू टाइम बता देते हैं कि मेरी आवाज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज या टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। जब आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं तो अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट का जवाब कभी कभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, तो मुश्किल होता है मुझे वापस लैपटॉप पे आके करना। बट थैंक यू सो मच करने के लिए। साथ ही में मैं स्वप्निल भगत जी को बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे 3-4 केस लॉज़ दिया है। मैं इन सब पे वीडियो बनाऊँगी। मेरा अपना एक ये रहता है कि मैं किसी भी केस लॉस पे मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसको अच्छे से मैं रिसर्च करती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ। तो मेरे को टाइम लगता है किसी भी वीडियो बनाने में। इनफैक्ट अभी भी जो वीडियो बना रही हूँ, जो भी वीडियोस पे बनाती हूँ, पहले मैं उसको अच्छे से पढ़ती हूँ जजमेंट को, और उस जजमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं उसको पढ़ती हूँ। ये कोशिश करती हूँ कि जो जजमेंट में जो जज साहब ने बोलने की कोशिश की है और कानून क्या बोलता है, तो वही चीज निकल के आए जो जजमेंट बोलना चाहती है। क्योंकि देखिए, हम इंसान है, हम सबकी अपनी अलग व्यूज भी होती है। बट जब हम जजमेंट बताते हैं तो हमें अपना पर्सनल व्यूज नहीं देना चाहिए होता है। हाँ, लास्ट में मैं जरूर बोल देती हूँ कि ये मेरा पर्सनल व्यू, बट द टाइम जब मैं जजमेंट समझाती हूँ उस वक्त मैं जो जो जजमेंट का एक पॉइंट रहा है, व्यू पॉइंट रहा है, मैं उसी को लाने की कोशिश करती हूँ। और वो करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो मैं जरूर बनाऊंगी, इट्स माय प्रॉमिस। बट थोड़ा समय जरूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो ये है कि अगर आपके पास ये एकदम लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है और एक लीगल पॉइंट पे आया हुआ है, एक लीगल प्रिंसिपल पर एक्चुअली मैं बोलूँ तो उस पे आया हुआ है। जो अगर शॉर्ट में अगर बोलूँ तो उसका ये रहता है कि अगर आपके पास में कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कानून के हिसाब से जो अधिकार होना चाहिए अगर वो आपके पास में नहीं है, तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो तो वो जो ट्रांसफर जो होगा, चाहे आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया हो, जो कुछ भी कराया हो, वो स्टैंड नहीं करता है, वो भी गलत होता है। तो इस विषय पे आया हुआ है बेसिकली एक पार्टीशन का, एक लीगल हेयर्स का अपना जो राइट टू इसका है, लीगल हेयर जो शेड्यूल होता है अपना 1 2 3 उस पे है ये। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, बहुत लंबा जजमेंट नहीं है, सिर्फ 22 पैराग्राफ का ही रहा है, तो ये वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें पार्टी का नाम है वो है, इसका सिविल अपील नंबर है इसका 8616 ऑफ 2017, और पार्टी का नाम है वो किजाके वडारेल माधवन थ्रू लीगल हेड्स वर्सेस त्रियाकुनंत मिथिल जानकी एंड अदर्स। ये रिस्पॉन्स रहे हैं, और जो जज का जो नाम है वो अनिरुद्ध बोस जज साहब है, और एक एक जज, दो टू जजेस बेंच का ये ऑर्डर है। तो चलिए जानते हैं इसका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। जो फैक्ट्स ऑफ द केस अगर मैं वो बोलूँ, शॉर्ट में बताऊं तो एक लेडी होती है। जब लेडी की पहली मैरिज होती है, अ, तो उसका कुछ एग्रीमेंट्स, लीज डीड्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी उस लेडी को मिलती है। ठीक है, लेकिन वो जो लीज डीड्स में जो टाइम पीरियड जो लिखा रहता है वो 12 साल का ही लिखा रहता है। तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज को लेकर। उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसके बाद तो वो दूसरी शादी कर लेती है। ठीक है, इस बीच में वो लीज डीड का पीरियड्स भी रहता है, तो दूसरी शादी कर लेती है और वहां उस दूसरी शादी से उसको एक बच्चा होता है। तो वो इस लीज डीड के द्वारा जो उसको प्रॉपर्टी मिली है, वो उस प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर अपने जो दूसरे शादी से जो बच्चा हुआ उस पे करती है, और यही मामला का ये हो जाता है मामला आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी जो होती है, एक तो पोजीशन की बात हुई थी, कब्जे की बात हुई थी, दूसरा उस लीज डीड का जो 12 इयर्स का जो टाइम था उसकी बात हुई थी, और तीसरी ये बात हुई थी क्योंकि इसने दूसरी शादी कर ली है तो क्या पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी इसको जो मिलना है वो सही है या नहीं है, इस बारे में भी बातचीत इसमें हुई थी। तो ये तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका फैक्ट्स ऑफ द केस है, लेकिन अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो यही इसमें निकल के आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, देखिए जो मेन ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के इसमें आए हैं वो पैराग्राफ 18 और पैराग्राफ 19 में है। मैंने दोनों ही पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं पैराग्राफ 18 को अगर मैं पढ़ूँ तो ये एक तो पहला बात बहुत लंबा है, और दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारा बात किया गया है। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बात इसमें ये निकल के आ जाती है कि जो लीज डीड हुए हैं, बैक टू बैक इसमें लीज डीड हुए हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का अपना एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि एक तो ये जो जो लीज डीड हुए थे बैक टू बैक हुए हैं कानूनी रूप से, क्योंकि किसी ने ये बात उठाई नहीं कि ये कानूनी रूप से सही है या नहीं, लेकिन ऐसा बैक टू बैक अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो एक थोड़ा सा वो उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन
आ जाता है, मतलब ये सही हुआ है, सही है या गलत है, इस पे एक सवाल आ जाता है। लेकिन किसी पार्टी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब एक ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने किया है कि इतना बैक टू बैक क्यों हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि ये जो लीज डीड जो 12 साल के हुए थे, इसी बीच में इस महिला की शादी, दूसरी शादी हो जाती है। और अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में हम बात करें, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में ये बहुत क्लियरली बोला गया है, जब प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, कि अगर वाइफ, अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद हस्बैंड के जो शेयर जो होता है वो वाइफ को मिलता है, राइट। लेकिन अगर वाइफ सेकंड मैरिज कर लेती है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो होता है वो उसके जो पहले हस्बैंड से जो बच्चे होते हैं उन पे चले जाता है, वाइफ को वो नहीं मिलता है। ठीक है, ये अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट का कुछ कानून है, रूल्स है। तो उसके तहत में तो यहाँ पे दो बातें आ गई, एक तो लीज डीड हुआ है, लीज डीड में 12 साल का समय सीमा दिया गया है। दूसरा, ये जो लेडी ने क्या करा, इस लीज डीड के थ्रू ही उस प्रॉपर्टी को अपने जो दूसरे मैरिज के जो बच्चे हैं उस पे ट्रांसफर कर दिया है। तो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जो डॉक्यूमेंट के बेस में इन्होंने ट्रांसफर किया है, क्या वो डॉक्यूमेंट कानूनी की नजर से सही है या गलत। अगर हम पूरे मुद्दे पे अगर आए कि लास्ट में क्या है एक्चुअली, तो एक्चुअल जो फैक्ट है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, यही बात है कि जो लीज डीड के बेसिस पे इसने जो ट्रांसफर किया है, क्या इस लेडी का लीगल राइट उस लीज डीड पे बनता है, क्या इसका वो लीगल राइट है उसको ट्रांसफर करने का, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो इस पे हम पैरा 19 पे अगर हम जाते हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ पैरा 19 पे। द प्लेंटिफ नाउ रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेसर और रिस्पोंडेंट sought to claim his share of suit property through चिरुते, बट एज वी चिरुते नाम है, बट एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, चिरुते हैड लॉस्ट हर राइट, वो लेडी का नाम है एक्चुअली, द चिरुते हैज लॉस्ट हर राइट ओवर द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज। जैसे ही उस लेडी ने दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके अपने पहले वाले हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी पे उसका जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। ये कानून है, ठीक है। Secondly, her status over the said property post 1910, if at all, was that of lessee. There is no indication in any of the deeds that that the said lease exhibit 1 could travel beyond the stipulated term of 12 years. ठीक है, अगर हम ये मान भी जाते हैं कि उसका हस्बैंड का डेथ हो गया है और वो प्रॉपर्टी उसके पे है, तो भी अगर हम वो लीज डीड पे भी जाते, तो लीज डीड का भी जो समय सीमा थी वो 12 साल तक ही था, वो भी खत्म हो गया है। मतलब इसका जो टाइटल है, दोनों ही तरफ से, चाहे हम लीज डीड को ले या फिर कानून के लिए, दोनों तरफ से ही इसका टाइटल सही नहीं है, गलत है। The ownership of the suit property could not be said to have devolved in any manner whatsoever to the original plaintiff who was born within the wedlock of Churite and Neelakandan. तो जो ओनरशिप जो ट्रांसफर हुआ है, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है, जो इस पर जिसने अपना केस अभी फाइल किया प्रॉपर्टी का राइट्स लेने के लिए, वो दोनों ही तरह से गलत हुआ है। चाहे अगर हम लीज डीड को ले ले या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन को भी ले ले, तो उन दोनों के हिसाब से इसको नहीं मिलना चाहिए था। Plenty was hence we set aside the decision of the High Court and the decision of the first appellate court shall stand confirm. इसीलिए जो हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं ये ट्रांसफर सही है, उसको हम हटा देते हैं, और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हुआ था, उसके जो ऑर्डर उसको हम रखते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था कि इनका जो राइट है, जो टाइटल है वही गलत है, तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकते, जब आपका टाइटल ही सही नहीं है, आपके पास जो टाइटल आया है वही सही नहीं आया है, गलत रूप से आया है, तो आप उसको आगे जो ट्रांसफर भी करोगे वो भी गलत होगा। तो अगर हम इसको समझाने के तरीके से बात करें, इसका बहुत सारा डेफिनेशन निकल के आ सकता है इस जजमेंट का। वो ये होता है कि अगर किसी ने आपको प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी है, समझिए पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही ट्रांसफर करी, लेकिन उस पावर अटॉर्नी में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि वो आप प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो क्या वो सेल सही होगा? नहीं, क्योंकि आपका टाइटल, जिससे आपके पास वो टाइटल ही नहीं था, आपके पास वो अधिकार ही नहीं था। टाइटल का मतलब अधिकार भी आ जाता है, आपके पास वो अधिकार ही नहीं था ट्रांसफर करने का, तो वो गलत हो जाता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत होने वाला है इस जजमेंट का, बहुत सारे केसेस में ये यूज होने वाला है। एक अच्छा जजमेंट है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my video.